हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीटा डीके के बारे में। ठीक है, बीटा डीके क्या है, बीटा डीके क्यों होता है, ठीक है, और बीटा डीके के जो कर्व है, जो एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल जो ग्राफ्स है, प्रैक्टिकल ग्राफ या थियोरेटिकल जो कर्व है, एनर्जी कर्व है, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो थियोरेटिकल प्रेडिक्शन थी और जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स हमें मिले उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, उनमें डिफरेंस है, जो उन डिफरेंस को कैसे सॉल्व किया गया, कैसे रिजॉल्व किया गया, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हें इसके बारे में आइडिया लगता जाएगा। तो बीटा डीके बेसिकली एक रेडियो एक्टिव डीके है। ठीक है, ये सभी ने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हम। बीटा डीके एक रेडियो एक्टिव डीके है। रेडियो एक्टिव डीके का मतलब है, रेडियो एक्टिव डीके सभी ने पढ़ा होगा। रेडियो एक्टिव डीके का मतलब है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस है, वी हैव ए न्यूक्लियस। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, वो स्पॉन्टेनियसली डिके होता रहता है, मतलब अपने आप डिके होता रहता है। ठीक है, उसमें से कुछ पार्टिकल निकलते रहते हैं, वो कहीं रखा हुआ है। ठीक है, इसको हमें डिके करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप डिके होता रहता है, उसमें से कुछ पार्टिकल निकलते रहते हैं। इसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, और रेडियो एक्टिव डिके को जब मेज़र किया गया तो यहाँ पे देखा गया भाई 3 टाइप के हमारे पास पार्टिकल निकलते हैं। कौन कौन से? अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल। 3 टाइप के पार्टिकल हमारे पास यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। बीटा बेसिकली इन्होंने कहा भाई ये नेगेटिव होगा, एक्सपेरिमेंटली बीटा पार्टिकल है वो नेगेटिव। लेकिन हमें 3 टाइप के बीटा डीके मिलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ बीटा पार्टिकल जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे 3 टाइप के बीटा डीके होते हैं, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। वो तीनों को हम डिस्कस करेंगे। और एक गामा पार्टिकल है जो चार्जलेस पार्टिकल होगा। ठीक है, इन सबको मेजर कैसे मेजर किया गया, वो एक 2 प्लेट रखी, एक पॉजिटिव प्लेट थी, एक नेगेटिव प्लेट थी। जो बीटा नेगेटिव पार्टिकल थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले गए, और जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चले गए, और गामा पार्टिकल सीधे निकल गए। ये हमने सबने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, इतना सबको पता है रेडियो एक्टिव डीके क्या है। अब देखो बीटा डीके होता क्यों है, इसका आंसर करना है हमें। वाई बीटा डीके, न्यूक्लियस के अंदर बीटा डीके क्यों होगा? ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या है, न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर बेसिकली न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ठीक है, इस न्यूक्लियस की रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर। इसके अंदर जो फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ठीक है, अट्रैक्टिव होता है नेचर में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। और जो फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो किस वजह से होता है? पायोन के एक्सचेंज की वजह से, जो मेसोन थ्योरी दी गई थी। ठीक है, उसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखो बीटा डीके होता क्यों है? बीटा डीके होता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो स्टेबिलिटी कर्व है, ये न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी कर्व है, जिसे हम एनजेड कर्व या एनपी कर्व भी कह देते हैं। कई बार इसको एनजेड कर्व भी कह देते हैं, कई बार इसको एनपी कर्व भी कह देते हैं। ठीक है, जेड की वैल्यू यदि 20 से कम है, जेड की वैल्यू यदि 20 से कम है, तो ये जो लाइन होती है, एन जेड जो लाइन होती है, ये यहाँ पे ये एन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, पी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ठीक है, तो जेड लेस देन 20 या ए लेस देन 20, एटॉमिक नंबर यदि लेस देन 20 है, तो ऐसा न्यूक्लियस जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो लेस देन 20 है, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर है वो सेम होगा। ठीक है, ये स्टेबिलिटी कर्व है, ये स्टेबिलिटी लाइन है। जो न्यूक्लियस इस लाइन के ऊपर होंगे वो स्टेबल होंगे। ठीक है, जो न्यूक्लियस इस लाइन के ऊपर होंगे वो स्टेबल होंगे। ठीक है, ये जो लाइन है वो Z ग्रेटर देन 20 पे या A ग्रेटर देन 20 पे ये जो लाइन है वो ऊपर की तरफ बैंड हो जाती है। एक्चुअल में ये स्टेबिलिटी कर्व है, ये वाला स्टेबिलिटी कर्व नहीं है। ठीक है, ये जो लाइन है इस तरफ बैंड हो जाती है। जो न्यूक्लियस इस लाइन के ऊपर होंगे वो स्टेबल होंगे। स्टेबल होने का मतलब है वो डीके नहीं करेंगे। देखो न्यूक्लियस बेसिकली डीके कब करेगा, कोई भी न्यूक्लियस है डीके कब करेगा? डीके तब करेगा जब वो स्टेबल नहीं होगा, वो स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए वो कुछ पार्टिकल रिलीज करेगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, वो बीटा, देखो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या पॉजिट्रॉन रिलीज करेगा, बीटा नेगेटिव डीके होगा, बीटा पॉजिटिव डीके होगा, वो सब इस पे डिपेंड करता है, इस एनजेड कर्व पे या एनपी कर्व पे। यदि कोई न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, कोई न्यूक्लियस है वो इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन की संख्या उसके अंदर कम है।
तो न्यूट्रॉन वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, वो स्टेबल होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा तो वो इस तरफ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा तो उसका जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन की संख्या कम होगी, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो वो इस स्टेबिलिटी कर्व पे आना चाहेगा। तो स्टेबिलिटी कर्व पे आने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इसे हम कहेंगे बीटा नेगेटिव डिके। ये होगा हमारा बीटा नेगेटिव डिके। नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए बीटा नेगेटिव डिके कह रहे हैं। ठीक है, तो बीटा नेगेटिव डिके में बेसिकली क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। क्यों हो रहा है बीटा डिके, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस है वो स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल होने के लिए इट विल रिलीज ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वो उस स्टेबिलिटी कर्व पे आने लग जाएगा, स्टेबिलिटी कर्व की तरफ बढ़ेगा। यदि कोई न्यूक्लियस है इनिशियली उसके पास प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है न्यूट्रॉन से, ठीक है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और एक हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, हमें एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है, अब ये जो है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना और एक हमें पॉजिटिव चार्ज मिलना, जिसे बीटा पॉजिटिव डिके कहेंगे हम, बीटा पॉजिटिव डिके। ये जो प्रोसेस है वो एक तरीके से और हो सकता है, कैसे तरीके से हो सकता है वो देखते हैं हम। देखो ये बेसिकली 3 टाइप है हमारे पास बीटा डिके के। ये बीटा नेगेटिव डिके हो गया हमारे पास, जिसमें एक न्यूट्रॉन है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और एक हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और बीटा पॉजिटिव डिके है जिसमें प्रोटॉन है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है और हमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक है, अब ये डिके और एक डिके और हो सकता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहेंगे। बेसिकली ये डिके नहीं है यहाँ, ये एक्सरे है बेसिकली। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को जो एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होगा, मान लो ये न्यूक्लियस है हमारे अंदर, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, इसके अंदर जो प्रोटॉन होगा इट विल एब्जॉर्ब ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के शेल ऑफ द एटम। के शेल, देखो न्यूक्लियस के चारों ओर शेल होंगे जिसे KLM कहते हैं हम, ये शेल होंगे न्यूक्लियस के चारों, ये के शेल होगा, इसके बाद L शेल होगा, M शेल होगा, ये शेल होंगे एटम के, ये K है, ये L है, ये M है। ठीक है, सॉरी K ऊपर है, ये K है, ये L है और ऊपर वाला M होगा। ठीक है, ये जो K शेल है इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो न्यूक्लियस का प्रोटॉन क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम K शेल। ठीक है, L से भी एब्जॉर्ब कर सकता है बट द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर K शेल। ठीक है, K शेल से ये एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन को और ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज higher than the number of neutron in any nucleus. It will absorb some electron from the K shell of the atom and get converted into neutron. ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी कर्व की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, यदि कोई भी हमारे पास न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो इट विल एब्जॉर्ब सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के शेल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, तो ये दोनों जो रिएक्शन है सेकंड और थर्ड बीटा, इसमें क्या हो रहा है, प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, एक में इलेक्ट्रॉन को वो कैप्चर कर रहा है। तो इन दोनों में से जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। ये जो डिके है, ये जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस है, ये काफ़ी फेवरेबल होगा। ठीक है, बीटा पॉजिटिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव है वो बहुत ही कम निकलते हैं। ठीक है, जब बीटा डिके, जब हम रेडियो एक्टिव डिके है उसको मेजर करते हैं तो बेसिकली हम देखते हैं एक ओनली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ही हमें मिलते हैं, हमें पॉजिट्रॉन बहुत ही कम संख्या में मिलते हैं, सिर्फ हमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। लेकिन हमें एक्सरे मिलता है। एक्सरे क्या है, एक्सरे बेसिकली यही तो है, जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, जो इलेक्ट्रॉन है के शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा इन दी न्यूक्लियस, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी, ये वैकेंसी क्रिएट होगी तो जो हायर ऑर्बिट है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ आएगा तो एक एनर्जी रिलीज करेगा जिसे हम एक्सरे कहेंगे। एक्सरे बेसिकली कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर से ही तो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया, प्रोटॉन ने एब्जॉर्ब करके वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो जो वैकेंसी बनी उस वैकेंसी में हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट, बोर के अकॉर्डिंग हमें पता है, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग एटॉमिक फिजिक्स में हमने पढ़ा है, जब एक इलेक्ट्रॉन है हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में आता है तो इट विल रिलीज सम रेडिएशन, दिस रेडिएशन सेड टू बी एक्सरे रेडिएशन।
इफ द इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम एल शेल टू के शेल, ठीक है, एल से के में जाएगा या एम से के में, एम से एल में जाएगा, इट विल रिलीज सम काइंड ऑफ एक्सरे, ठीक है, वो एक्सरे रिलीज करेगा। तो बीटा डीके हमने डिस्कस किया। बीटा डीके में बीटा डीके होता क्यों है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ बीटा डीके, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बीटा नेगेटिव का मतलब है न्यूट्रॉन विल कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन and electron will release, and the beta positive decay is proton is converted into neutron and electron positive, beta positive particle will release, and the another one is electron capture. In electron capture, and the proton of the nucleus will absorb the electron from the nearest shell. जो nearest shell होगा basically probability k shell की ज़्यादा होगी, nearest shell से वो absorb करेगा and get converted into neutron, और हमें एक एक्सरे मिलेगी। There are 3 type of beta decay, ठीक है। क्यों होता है बीटा डीके, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अब हमें पता है जो बीटा डीके होगा, बीटा डीके में जो पार्टिकल निकलेंगे उन पार्टिकल को हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे, उनकी एनर्जी मेजर करेंगे। और हमने शेल मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ है, शेल मॉडल हमने डिस्कस किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल हमें पता है जो न्यूक्लियस है उसके अंदर लेवल्स होते हैं, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के लेवल्स होते हैं, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लेवल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो लेवल्स होते हैं, तो हमें लेवल्स होते हैं, इसका मतलब जो हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, जब न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में हम बीटा नेगेटिव की बात करते हैं, एक बार बीटा नेगेटिव की बात करते हैं। बीटा नेगेटिव में जब एक न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसकी एक फिक्स एनर्जी होगी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी फिक्स होगी। वो फिक्स क्यों होगी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। देखो एक्सपेक्टेड क्यों है, क्योंकि शेल मॉडल के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस है उसके अंदर लेवल्स है। लेवल होने का मतलब है जब एक न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जंप करता है। एक लेवल से जब दूसरे लेवल में जंप करता है तो हमें एक एनर्जी, एक पार्टिकल मिलता है, या एक एनर्जी मिलती है। जो पार्टिकल मिलता है बीटा नेगेटिव पार्टिकल होता है, उसकी कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, और ये जो एनर्जी होगी वो इन दोनों लेवल के गैप के इक्वल होगी, ठीक है, और फिक्स एनर्जी होगी। तो शेल मॉडल के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगा वो जो बीटा डीके है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बीटा नेगेटिव डीके में, उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, चाहे कोई भी बीटा डीके हो, बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस से, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस से, उन सभी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी। उन सभी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, डिफरेंट नहीं होगी। दिस इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द शेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस दैट वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर वीडियो, ठीक है। हमने जैसे डिस्कस किया अर्लियर वीडियो में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो हमें ग्राफ्स मिला वो कुछ अलग ही था। क्या ग्राफ था, एक्सपेरिमेंटल कर्व वाज डिफरेंट। क्या कर्व था, देखो ये एक्सपेरिमेंटल कर्व था, इसमें जो एक्स एक्सिस है उसमें एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, और जो वाई एक्सिस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड, ठीक है। यहाँ पे जो वाई एक्सिस है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिटेड, और एक्स एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। तो ये ग्राफ देख सकते हो, जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, जो ग्राफ्स मिल रहा है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और हमने एक्सपेक्ट क्या किया था, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब एनर्जी एक ही पर्टिकुलर वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए। इफ न्यूट्रॉन इज getting converted into proton from one particular nuclei, that electron will have same energy, all electron will have same energy, ठीक है। यदि हम शेल मॉडल को कंसीडर करें तो ऑल इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी, बट एक्सपेरिमेंटल कर्व वाज डिफरेंट। क्या कर्व था, वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी एनर्जी ये है, कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी ये, कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी ये एनर्जी है। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये लगभग कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ये अलग अलग वैल्यू है यहाँ पे। और मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी एनर्जी ये थी, और ये एनर्जी ई मैक्सिमम, इस एनर्जी को हम कहेंगे ई मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। ये मैक्सिमम एनर्जी है। बहुत ही कम पार्टिकल थे जिनकी एनर्जी मैक्सिमम थी, और नंबर ऑफ पार्टिकल
एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल, एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी जो एनर्जी है वो ई मैक्सिमम बाय थर्ड थी। जो मैक्सिमम एनर्जी मान लो, कुछ भी एनर्जी मान लेते हैं हम, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मान लेते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी जो एनर्जी वो 1/3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन में से लगभग 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी एनर्जी 1/3 मेगा इलेक्ट्रॉन, जो मैक्सिमम एनर्जी है उसकी 1/3 है, ठीक है। मान लो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसकी एनर्जी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बाकी की जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो एनर्जी है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 1/3 होगी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ठीक है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, ये ग्राफ भी, ठीक है। तो इस ग्राफ को हमारी जो थ्योरी है अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंटल कर्व, दिस कंटिन्यूस कर्व, ठीक है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को एक्सपेरिमेंटल थ्योरी ने, जो हमारी शेल मॉडल थ्योरी है, उसने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, ठीक है। मतलब समझ रहे हो इस ग्राफ को, ये जो मैक्सिमम एनर्जी है, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है जिनके पास मैक्सिमम एनर्जी है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी की 1/3 है, ठीक है। मतलब ये जो ग्राफ है, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो अलग अलग है, सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। भाई सभी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी सेम होनी चाहिए, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी एक्चुअल में हमें ये हमारी जो पर्टिकुलर इक्वेशन है बीटा नेगेटिव डीके की, ठीक है, जो एनर्जी निकल रही है हम उसको कैसे मेजर करते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्यू वैल्यू एनर्जी निकल रही है। प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन है, जब ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ये Z+1 का मतलब है एक प्रोटॉन बन रहा है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन रहा है, इसको Z+1 लिख दिया हमने, ठीक है। न्यूट्रॉन से एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, प्लस सम क्यू वैल्यू एनर्जी, ठीक है। तो ये जो क्यू वैल्यू है, क्यू एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, इनिशियल मास जो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ, या हम कह सकते हैं जो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। क्यू वैल्यू का जो फॉर्मूला है, क्यू वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास इंटू c², ठीक है। रेस्ट मास एनर्जी का भी है m इंटू c², तो मास इंटू c², ठीक है। तो इनिशियल मास है, न्यूक्लियस के मास की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहे, इनिशियल न्यूक्लियस का मास, तो m1 है एटॉमिक मास, m1 है एटॉमिक मास। तो न्यूक्लियस का मास कितना होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास रिलीज करता हो तो न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। m1 एटॉमिक का मास है, m1 एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास में से हमने इलेक्ट्रॉन का मास हटा दिया तो बेसिकली वो किसका मास बचा, न्यूक्लियस का, ठीक है। तो m1 माइनस ZMe, ये है रिएक्टेंट हमारा, ठीक है, रिएक्टेंट का मास, माइनस, और ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में दो पार्टिकल है, एक हमारे पास ये y Z+1a है, तो इसका एटॉमिक मास हमने m2 कंसिडर कर लिया। m2 में से हमने, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, Z+1 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Z+1 Me माइनस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, माइनस Me इंटू c²। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया क्यू वैल्यू का, तो हमारे पास जो क्यू वैल्यू आएगा यहाँ पे, जब इसको सोल्व करेंगे ये हमारे पास क्यू वैल्यू का फॉर्मूला आएगा। इसका मतलब है इतनी एनर्जी रिलीज होगी, और ये मैक्सिमम एनर्जी है, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी। m1 इज द एटॉमिक मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियाई, m2 इज द एटॉमिक मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियाई, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा मल्टीप्लाई बाय c² इज द मैक्सिमम एनर्जी दैट वी आर गेटिंग इन द बीटा स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी है, और ये एनर्जी सभी इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल दिस एनर्जी, ऑल इलेक्ट्रॉन शुड पोजेस दिस एनर्जी, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी होनी चाहिए, अलग अलग एनर्जी नहीं होनी चाहिए जैसा हमें इस कर्व में मिल रहा है, ठीक है। जैसा इस कर्व में हमें मिल रहा है भाई अलग अलग एनर्जी, हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी है, वैसा नहीं होना चाहिए, सेम एनर्जी होनी चाहिए,
ठीक है, ये वाली एनर्जी होनी चाहिए सेम, कैसी, ये वाली एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन जो एनर्जी थी वो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या थी, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो क्या थी, ई मैक्सिमम बाय थर्ड। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उनकी जो एनर्जी थी वो थी ई मैक्सिमम बाय थर्ड। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हम इस इक्वेशन से, मतलब जो बीटा डीके प्रोसेस है इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो शेल मॉडल है बेसिकली वो एनर्जी कंजर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया यहाँ पे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ गई, क्योंकि मान लो जो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन थे ना जिनकी एनर्जी ये ई मैक्सिमम थी, ये वाली एनर्जी थी। ठीक है, बाकी एनर्जी कहाँ गई, मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से, इस इलेक्ट्रॉन की तो ये मैक्सिमम से कम है, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई, जो रेस्ट एनर्जी है वो कहाँ गई। तो एनर्जी कंजर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो क्या प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इस कर्व को एक्सप्लेन करने में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, देखो इक्वेशन क्या है, न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो स्पिन है हाफ, प्रोटॉन की स्पिन है हाफ, इलेक्ट्रॉन की स्पिन है हाफ। तो जो एंगुलर मोमेंटम है, जो न्यूक्लियर स्पिन है, ये न्यूक्लियर स्पिन कह देते हैं हम इसको, न्यूक्लियर स्पिन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों का जो स्पिन होगी, जो टोटल स्पिन होगी उसकी दो पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1, या तो दोनों पैरेलल हो सकते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पैरेलल हो सकते हैं, या दोनों एंटी पैरेलल हो सकते हैं। यदि दोनों पैरेलल हुए तो हमारी स्पिन 1 होगी, यदि दोनों एंटी पैरेलल हुए तो स्पिन 0 होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास स्पिन हाफ, तो ये एक फर्मियोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो स्पिन है वो या तो 0 है या 1 है, और ये बोसॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो स्पिन 0 होगी या 1 होगी। तो एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर न्यूक्लियर स्पिन मतलब एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, न्यूक्लियर के एंगुलर मोमेंटम को हम न्यूक्लियर स्पिन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जब न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, जब हम एटम की बात करते हैं तो उसमें स्पिन इज स्पिन, लेकिन जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है J = L+S, टोटल एंगुलर मोमेंटम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर स्पिन। इसको हमेशा ध्यान में रखना, जब भी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो उसमें न्यूक्लियर स्पिन का मतलब होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये हमारे पास है हाफ हाफ, 0 और 1, तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व यहाँ पे नहीं है। लीनियर मोमेंटम भी यहाँ पे कंजर्व नहीं है, क्योंकि जो न्यूक्लियस था वो रेस्ट पे था। लीनियर मोमेंटम क्यों कंजर्व नहीं है, देखो न्यूक्लियस था न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, जो न्यूट्रॉन था वो रेस्ट पोजीशन में था। ठीक है, प्रोटॉन भी रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम द न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी रेस्ट पोजीशन में, या हम कह सकते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें मिले, मान लो जो हमारे पास इनिशियल न्यूक्लियाई था XZA, वो 2 में कन्वर्ट हो रहा है, Z+1A प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये रेस्ट पे था, तो ये दोनों हैं, इनका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम 0 होने के लिए इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होनी चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉन और जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई है XZ+1A, ये दोनों हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 का होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली मेजर किया ऐसा नहीं था। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल था, एक फाइनाइट एंगल था, 180 के अलावा कोई एंगल था, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया भाई लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिन प्रॉब्लम को जो हमारी सो कॉल्ड शेल मॉडल थ्योरी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया, इनको सॉल्व किया पॉली ने। पॉली ने एक हाइपोथेसिस दी, काफ़ी टाइम लगा इस हाइपोथेसिस को देने में। पॉली ने एक हाइपोथेसिस दी, पॉली ने कहा भाई, जिसे पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस भी कहते हैं, पॉली ने कहा भाई कुछ एक्स्ट्रा, पहले देखो जब इसको एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी, काफ़ी लोगों ने ये कहा भाई जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ सम गामा पार्टिकल भी रिलीज होते हैं।
ठीक है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो गामा पार्टिकल के पास चली जाएगी। गामा पार्टिकल से चलो हम एनर्जी को तो एक्सप्लेन कर देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, लेकिन एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम की भी काफ़ी हद तक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एंगुलर मोमेंटम हम कैसे एक्सप्लेन कर पाए। फिर एक्सपेरिमेंटली भी ये वेरीफाई किया गया भाई, यदि गामा पार्टिकल ही निकल रहा है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया एक्चुअल में क्या गामा पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं था गामा पार्टिकल जैसा जो बीटा डी के प्रोसेस में रिलीज हो रहा हो। काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए, तो ये थ्योरी भी फेल थी भाई, गामा पार्टिकल निकल रहा है साथ में, ठीक है, तो गामा पार्टिकल नहीं था वो। तो पॉली ने एक हाइपोथेसिस दी, तो पॉली ने बताया कि एक एक्स्ट्रा पार्टिकल निकलता है, ठीक है, यदि वो एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं निकलता है तो जो टोटल एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन के पास होगी, ठीक है। जब न्यूट्रॉन देखो, जब न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा पार्टिकल निकलता है जिसे न्यूट्रिनो कहा गया। अब यदि ये न्यूट्रिनो के पास कोई एनर्जी नहीं है, न्यूट्रिनो नहीं निकल रहा, मान लो न्यूट्रिनो के पास जीरो एनर्जी है, न्यूट्रिनो निकल रहा है लेकिन उसके पास जीरो एनर्जी है, तो मैक्सिमम की मैक्सिमम एनर्जी किसके पास होगी, इलेक्ट्रॉन के पास। तो इसमें अलग अलग केस बताए पॉली ने, ठीक है। ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है, यहाँ पे देख सकते हो, ये पेरेंट न्यूक्लियाई, ये डॉटर न्यूक्लियाई है। जो पेरेंट न्यूक्लियाई मतलब एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन में जब कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास यदि मैक्सिमम एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के पास यदि एनर्जी मैक्सिमम है तो जो न्यूट्रिनो है उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी कम है, मैक्सिमम एनर्जी से थोड़ी सी कम है, ये जो हमें ग्राफ मिला था यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। यदि मैक्सिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है, तो न्यूट्रिनो के पास कोई भी एनर्जी नहीं होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी कम है तो न्यूट्रिनो के पास कुछ एनर्जी होगी, तो यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, बीटा पार्टिकल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वो जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो किसके पास होगी, न्यूट्रिनो के पास होगी। एक पार्टिकल सजेस्ट किया पॉली ने, थियोरेटिकली सजेस्ट किया, अभी तक इसका कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था उस टाइम तक जब पॉली ने ये सजेस्ट किया था, न्यूट्रिनो पार्टिकल, ठीक है। तो कुछ एनर्जी है वो न्यूट्रिनो के पास से जा रही है यहाँ पे, जो एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो न्यूट्रिनो कंजप्शन कर रहा है, ठीक है। और न्यूट्रिनो, अब पॉली ने ये भी सजेस्ट किया जो न्यूट्रिनो पार्टिकल है वो, उसकी जो स्पिन होगी वो हाफ होगी, ठीक है, और मास होगा इसका वो जीरो होगा, रेस्ट मास जीरो होगा। रेस्ट मास जीरो है मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है इसका एक एंटी पार्टिकल भी होगा जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहेंगे, एंटी पार्टिकल जिसे हमने एंटी न्यूट्रिनो कहा, ठीक है, जिसकी स्पिन हाफ होगी। तो पॉली ने सजेस्ट किया एक पार्टिकल है। बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई किया गया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, न्यूट्रिनो को डिटेक्ट किया गया, लेकिन बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट और ऐसे भी हुए जिनसे ये भी पता लगाया हुआ इसके पास कुछ मास भी होता है, जिसे हम न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहते हैं। जो न्यूट्रिनो पार्टिकल है इसके पास कुछ मास भी होता है, बहुत ही कम होता है लेकिन कुछ मास होता है इसके पास, जिसे हम न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहते हैं। न्यूट्रिनो अभी रिसेंट में डिस्कवर हुआ न्यूट्रिनो ऑसिलेशन, इस पर नोबेल प्राइज़ में मिला 2017 में, ठीक है। जो न्यूट्रिनो है वो ऑसिलेट करता है, और ऑसिलेट कोई पार्टिकल तभी कर सकता है जब उसके पास कुछ फाइनाइट मास हो, ठीक है, तभी ऑसिलेशन पॉसिबल हो सकता है, इस पर नोबेल भी मिला था, ठीक है। तो न्यूट्रिनो पार्टिकल को यदि हम कंसिडर करें तो जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन है वो भी हमारा सॉल्व हो गया, कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो न्यूट्रिनो के पास चलेगी, और कैसे डिवाइड होगी ये एनर्जी, कितनी न्यूट्रिनो में होगी कितनी इलेक्ट्रॉन में होगी, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते भाई न्यूट्रिनो के पास इतनी ही होनी चाहिए, वो एक नेचुरल प्रोसेस है न्यूट्रिनो के पास। वो एक मतलब न्यूक्लियस है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, कैसे उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स लग रहे हैं, उन सभी को कंसिडर करके हम बता सकते हैं न्यूट्रिनो उसकी जो एनर्जी होगी वो कैसे डिवाइडेड होगी न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन होगी ये होगी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा है। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, और इसके साथ एक न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस तो यही है सेम, ठीक है, जो ऊपर वाला है।
इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को इधर ले आओ प्रोटॉन के साथ, जब प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है तो एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है प्लस न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा है। ठीक है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है प्लस एक न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो तो न्यूट्रिनो में ही रहेगी ना, कौन सी वो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा प्रोटॉन। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी है वो न्यूट्रिनो। हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन के पास कंप्लीट एनर्जी होती है तो वो न्यूट्रिनो के पास नहीं होगी। तो इसकी स्पिन हाफ है, तो हम एंगुलर मोमेंटम को भी एक्सप्लेन कर पाए थे। ठीक है, इसकी स्पिन हाफ है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। इसकी स्पिन हाफ है, इसकी हाफ है, इसकी हाफ है, इसकी हाफ है। इन दोनों की कंबाइन करेंगे तो 0 और 1। ठीक है, इन दोनों की कंबाइन करेंगे 0 और 1 की, तो क्या आएगा 0 और हाफ की हाफ, 1 और हाफ की हाफ, 3/2। तो इनमें पॉसिबल कौन सा हाफ पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो हाफ हाफ मैच कर रहे हैं, मतलब इनका हम वेक्टर सम करते हैं, डायरेक्ट सम नहीं करते, स्पिन का वेक्टर सम करते हैं। ठीक है, पहले जैसे J1 हाफ है, J2 हाफ है, J3 हाफ है, पहले इन दोनों का किया तो J आया हमारे पास 0 और 1, फिर इन दोनों का J3 के साथ किया, 0 का हाफ के साथ किया हाफ आया, 1 का हाफ के साथ किया हाफ और 3/2 आया। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हाफ है तो राइट हैंड साइड में भी हमें हाफ मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कंजर्व है, और लीनियर मोमेंटम को भी हम प्रूफ कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। जब 3 पार्टिकल निकलेंगे तो ऑब्वियसली जो उनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट नहीं होगी, जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी बीटा डीके। ठीक है, बीटा नेगेटिव डीके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो।